तो हम लोगों की जो लास्ट क्लास थी उसमें बेसिकली सेट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। सेट्स का सिर्फ एक ही काम हम लोगों का पेंडिंग रह गया था, वो थे उसके वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, पहले तो मैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप ओरली 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो ये बता देती हूँ। बट ऑब्वियस है कि पेपर में तुमको इन सारी चीज़ों को स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखना होगा, राइट। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज़ को अगर इस वाली चीज़ को स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखना है तो वो मैं आगे समझा दूँगी, बट पहले डायरेक्टली हम लोग लिखना सीख लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल्स के वाया समझेंगे। नो थ्योरी नथिंग, बहुत ही सिंपल है, किसी फॉर्मूले का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बेसिक कॉमन सेंस और बेसिक सी गणित, ख़त्म। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 125 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ओके हैं भाई। उसमें से अगर हम बात करें तो 80 स्टूडेंट्स क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो एक वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, ये मान लेते हैं मैंने गोला बना लिया। ये गोला किस चीज़ को रिजेंबल करता है, ये चाय पीने वालों को रिजेंबल करता है। सो आई रोट टी, और चाय पीने वालों की संख्या मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि कितनी है, बोलो x है। भले क्वेश्चन में वहाँ दिया हुआ है कि मैडम वो चाय पीने वाले लोग 80 है, बट मैं यहाँ पर x अज्यूम कर रही हूँ कि x वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है, अच्छा उसके आगे क्या बोला है, 60 लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो एक वेन डायग्राम और बनाना है जिसमें हम लोगों को कॉफ़ी पीने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने एक और वेन डायग्राम बना लिया, बट वो वेन डायग्राम तुम्हें सच दैट बनाना है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, पुराने वेन डायग्राम के साथ उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो ये देखो मैंने ऐसा बताया। अब मैडम इंटरसेक्शन क्यों होना चाहिए वो भी समझ में आ जाएगा, बट इंटरसेक्शन होना चाहिए, ध्यान रखना। ऊपर में मैं लिख देती हूँ कि ये कौन है, कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, और ये कितने लोग हैं, ये वाई लोग हैं। तो बेसिकली एक्स क्या है, एक्स उन लोगों की संख्या है जो सिर्फ चाय पीते हैं। फोकस करना वर्ड पे, सिर्फ चाय पीते हैं। वहाँ पे वाई क्या है, वाई उन लोगों की संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दिया है यहाँ पे कि 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी बोथ। ये जो वर्ड है ना बोथ, इसका मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जो आपके एक्स में भी आएंगे और ये वो लोग हैं जो वाई में भी आएंगे। तो जब भी जो वर्ड दिखे ना बोथ, इस बोथ वर्ड का मतलब होता है वेन डायग्राम की एक ऐसी जगह जहाँ पर वेन डायग्राम्स आपस में क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। यानी कि ये जो दोनों वेन डायग्राम का आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि ये वो जगह है जहाँ पे दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोग हैं, बोथ। टी वाले लोग भी हैं यहाँ पर और यहाँ पे कॉफ़ी वाले लोग भी हैं। ठीक है, यहाँ पे चाय पीने वाले लोग भी हैं और यहाँ पे कॉफ़ी पीने वाले लोग भी हैं। तो इसके लिए हम एक और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और अच्छा रुको, थोड़ा अच्छा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करती हूँ, z। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, z। तो टोटल अभी तक मेरी लाइफ में कितने वेरिएबल हो गए, 3। एक हो गया x, एक हो गया y, और एक हो गया मेरे पास कितना, आप लोगों का z। ठीक है, बढ़िया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमें ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी पीते हैं, वो कुछ नहीं पीते, समझो, वो कुछ भी नहीं पीते। ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैं कहूँगी मुझे पिंक कलर पसंद है, तुम बोलोगे मैडम मुझे रेड कलर पसंद है। तीसरा एक बंदा बोलेगा मुझे पिंक और रेड दोनों पसंद है, और चौथा एक बंदा ये बोलेगा कि मुझे पिंक और रेड कुछ भी पसंद नहीं है। तो ये जो वर्ड होता है ना,
हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ज़रूर बाहर में कोई ना कोई एक क्या रहा होगा, बड़ा सा यूनिवर्सल सेट रहा होगा, और ऑब्वियस है कि जो लोग चाय कॉफ़ी नहीं पीते वो यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सिंबल दे देते हैं, क्या मान लेते हैं पी। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब ये है जो ना तो चाय पीते हैं, नो कॉफ़ी नो टी, कुछ नहीं पीते मेरे जैसे, ठीक है, नो कॉफ़ी नो टी, ऐसे वाले लोग कितने हैं, बराबर, ऐसे वाले लोग कितने हैं। और अगर मैं इस ग्रीन कलर का जो मैंने फिगर बनाया है, अगर मैं इस फिगर को यू नाम देती हूँ, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में मेरे पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास वहाँ पे 125 बच्चे हैं। ये मुझे जानकारी मिल गई। मैं अभी तुमको डायरेक्ट करना सिखा रही हूँ, फिर स्टेटमेंट्स कैसे बनाना है वो मैं बता दूँगी, ठीक है। पहले एक बार सीख लो लेकिन इसको डायरेक्टली। खैर, अभी करना कैसे है, देखो, कॉमन सेंस। क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर आर 80 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्ड है कि 80 वो लोग हैं जो चाय पीते हैं, राइट। अच्छा, यानी कि चाय पीने वाले आपके पास कितने हैं? चाय पीने वाले आपके पास 80 है। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा मैडम एक्स की वैल्यू 80 दी है। नहीं, एक्स की वैल्यू 80 नहीं दी है। एक्स का मतलब क्या था? जो सिर्फ चाय पीते हैं। बट चाय पीने वाले लोग तो मैडम जेड वाले भी तो होंगे, क्योंकि वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो बेसिकली आपको जो 80 वैल्यू दी है वो एक्स प्लस जेड की दी हुई है। एक्स प्लस जेड बराबर बोलो कितना? 80। जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी है कि 60 लोग कॉफ़ी पीते हैं, वो वाई की वैल्यू नहीं है, वो वाई प्लस वो जो कॉमन वाले लोग हैं ना जो दोनों पीते हैं, वो उनकी वैल्यू है। यानी कि एक सेकेंड इक्वेशन बन गई वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 60। और आपको जो तीसरी इक्वेशन दी है 20 कि जो 20 लोग दोनों पीते हैं, दोनों वालों के लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया था? बोथ वालों के लिए हमने टर्म यूज़ किया था जेड। तो मुझे यहाँ से जेड की वैल्यू पता चल गई। बोलो कितनी कितनी लिए को वहाँ पे ऊपर 20 लिया। अब मुझे लगता है ये क्लास 3rd या क्लास 4th वाली मैथमेटिक्स है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कैसे करोगे? इस z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू 20 पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, ठीक है। अगर इसी सेम z की वैल्यू को मैं यहाँ पे भी पुट करती हूँ तो देखो कितना आता है, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80। सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई है? 60 आ गई है ना। मुझे x पता चल गया, मुझे y पता चल गया, मुझे z पता चल गया। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता ना कि ऐसे लोग बताओ जो सिर्फ चाय पीते हैं, तो सिर्फ चाय पीने वाले लोग 60 हैं। सिर्फ जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो लोग कितने हैं? 40 हैं। और जो दोनों पीते हैं उनके बारे में तो खैर आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है। बट क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या है? ऐसे लोगों के बारे में कैलकुलेशन करके बताओ जो ना तो चाय पीते हैं, जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं, हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो बहुत ही बेसिक सा कॉमन सेंस है। देखो, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं, एक मिनट, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं तो टोटल स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीते होंगे? टी। इनमें वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीते होंगे? कॉफ़ी। इसमें वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जो दोनों पीते होंगे, और इसमें वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जो कुछ भी नहीं पीते होंगे। ये बात से तो एग्री करते हो? तो अभी आपको टोटल स्टूडेंट्स कितना दिया है? टोटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इट इज़ 125। तो यहाँ पे आ जाएगा 125। चाय पीने वाले स्टूडेंट्स जो सिर्फ चाय पीते हैं, सिर्फ चाय पीने वालों को हमने क्या अज्यूम किया था? x। जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं उनको हमने क्या अज्यूम किया था? y। जो दोनों पीते हैं उनको हमने क्या अज्यूम किया था? z, राइट। और जो कुछ भी नहीं पीते वो तो खैर हमको कैलकुलेट करना है, तो बस अब वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी है? 60। y की वैल्यू कितनी है? 40। तो 60 प्लस 40, और z की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी 20, और ये वाला पार्ट तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ से ये कितना आ गया? दिस इज़ 120 प्लस यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स नाइदर, जो कुछ नहीं पीते। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँगी तो देखो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 5। इसमें कोई भी वो बकवास का फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है कि n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b, a, कुछ भी नहीं। बहुत कन्फ्यूजन होता है इस फार्मूले में कि यार किस डेटा को a यूनियन b कहना है और किस डेटा को a इंटरसेक्शन b कहना है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स इस वर्ड प्रॉब्लम वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, बट आपको नहीं छोड़ना है। इसमें कुछ नहीं करना है,
जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसका वेन डायग्राम बनाते जाओ और उस वेन डायग्राम के थ्रू उसको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लो कि इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, x के टर्म में एक इक्वेशन, y के टर्म में एक इक्वेशन, और बस वैल्यूज़ को पुट करते जाओ और फाइनल इक्वेशन के लिख देना। अब इन चारों में से देखो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे टोटल 5 टर्म्स हैं। मैडम 5 टर्म्स कैसे हुए बताइए ज़रा। पहला टर्म टोटल स्टूडेंट, दूसरा टर्म सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, तीसरा टर्म सिर्फ चाय पीने वाले, चौथा टर्म दोनों पीने वाले, और पांचवा टर्म कुछ भी पीने वाले नहीं। तो हर बार क्वेश्चन में इन 5 में से 4 वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, डायरेक्टली गिवन नहीं होगी। डायरेक्टली अगर देंगे तो कोई भी बच्चा भी निकाल लेगा यार इस चीज़ को, है ना। किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के आपको इन 5 में से कोई 4 क्वांटिटीज़ दी होंगी और आपको 5वीं क्वांटिटी क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। अब तो लगे तो अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे से आंसर टैली कर लो। इसका आंसर है ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो चाय पीते हैं, जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं, उनका आंसर बराबर बोलो कितना है, 5। ख़त्म, ठीक है। अच्छा, अब इसी सेम लॉजिक के साथ इस चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स तुम कर सकते हो, कोई इसमें एक्स्ट्रा का झंझट नहीं। हाँ, स्टेटमेंट्स कैसे लिखनी है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो, तो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं, उसको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपको करना है। खैर, क्वेश्चन में देखो डेटा क्या दिया हुआ है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ। ठीक है, एकदम ये ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस टी वर्ड को उन्होंने इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया है, कॉफ़ी वाले वर्ड को मैथमेटिक्स से रिप्लेस कर दिया है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, बना लो फटाफट वेन डायग्राम। ये एक वेन डायग्राम किसके लिए, इंग्लिश के लिए। ये दूसरा वेन डायग्राम किसके लिए, मैथ्स के लिए। जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं एक्स, जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए उनके लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं वाई, और जो दोनों में हुए उनको लिए हम यूज़ कर रहे हैं जेड। इसके आजू बाजू एक ऐसा बॉक्स बना दो, इसको ऑब्वियस है कि यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। तो कई लोगों को अगेन यही लगेगा कि अच्छा मैडम एक्स की वैल्यू 50 दी है। एक्स की वैल्यू 50 नहीं दी है, एक्स प्लस जेड की वैल्यू 50 दी है, क्योंकि कुछ लोग तो बोथ वाले में भी आ गए ना। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई एक्स प्लस जेड बराबर 50। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं। आपको ऐसे 60 स्टूडेंट्स दिए हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। तो कई लोगों को लगेगा कि मैडम वाई की वैल्यू 60 है। नहीं भाई, y प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को रीड करो। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में हो गए हैं पास, राइट। अच्छा, तो यानी कि आपको किसकी वैल्यू 40 दी हुई है, z की वैल्यू 40 दी हुई है। वेरी गुड। अच्छा, ऐसे भी तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे ना जो पास नहीं हुए होंगे, जो दोनों ही सब्जेक्ट से फेल हो गए होंगे। तो मान लेते हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए वो इस वेन डायग्राम के बाहर आएंगे, है ना। तो लेट से वो लोग कौन है, उनका नाम हमने रख लिया पी, कि जो पी लोग हैं जो इस वेन डायग्राम, इस सर्कुलर डायग्राम के बाहर आ रहे हैं वो फेल होने वाले लोग हैं, जो दोनों में फेल हो गए, बोथ फेल। ठीक है, जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में क्या हो गए, फेल। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लैंग्वेज देखो कहाँ है, नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। यानी कि ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल होने वालों की क्वांटिटी इस बार क्वेश्चन वाला खुद से कितनी दे रहा है, 0। पिछली बार क्या था, पिछली बार आपको ये कैलकुलेट करना था कि बताओ दोनों चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं। इस बार क्वेश्चन वाला खुद से बोल रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल होने वाले लोग कितने हैं, 0। तो मैडम फिर कैलकुलेट क्या करना है, मैंने क्या बताया, हमेशा टोटल 5 क्वांटिटीज़ होंगी। 5 में एक होगा टोटल, एक होगा दोनों में फेल होने वाले, दोनों में पास होने वाले, और दोनों में अलग अलग पास होने वाले, राइट। ठीक है, तो अभी आपको वही दिखाना है। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंग्वेज देखो इसकी।
यहाँ पे यही फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब देखो एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, मतलब जो एक सब्जेक्ट में भी पास हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो नंबर आपको दिया है आप उससे बड़ा नंबर, उस नंबर को तो लोगे ही लोगे, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, प्लस जो दोनों सब्जेक्ट में भी पास हो। मतलब आपको बेसिकली ये बताना है कि एक सब्जेक्ट में पास होने वाले टोटल लोग कितने हैं और दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले टोटल लोग कितने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि इनडायरेक्टली जो पास हुए हैं उनकी आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड, जो पास्ड हो गए, ठीक है, इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में जो पास हुए। एक सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की वैल्यू निकाल दो, एटलीस्ट वर्ड है ना, एटलीस्ट का मतलब आपको इंग्लिश तो हिंदी करते आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है जो क्वांटिटी आपको दी है वो तो आपको लेनी है, वो उससे बड़ा नंबर भी आपको लेना है। जैसे अगर मैं बोलूँगी एटलीस्ट 6, जैसे अगर मैं नंबरिंग दे दी 1 से लेकर 10 और मैं लिखती हूँ एटलीस्ट 6, तो इसका मीनिंग होता है कि 6 भी लेना है, 7 भी लेना है, 8 भी लेना है, 9 भी लेना है, 10 भी लेना है, क्योंकि मैंने 1 to 10 लिखा है ना, इसी में ये होता है एटलीस्ट का मीनिंग, ठीक है। खैर, तो अब इसमें यानी कि आपको टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। पहले तो आ जाओ अपनी इसी इक्वेशन के पास, z की वैल्यू 40 दी है, यहाँ पे अगर तुम z की वैल्यू 40 पुट करोगे तो y की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, 20, ख़त्म कहानी, ये आ गई y की वैल्यू। z की वैल्यू यहाँ 40 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब खुद सोचो, इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले, ओनली इंग्लिश में पास होने वाले कितने लोग हैं, 10 बच्चे हैं। ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। दोनों में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। और क्वेश्चन वाला खुद से ये गिवन दे रहा है कि दोनों में फेल होने वाले टोटल बच्चे 0 हैं। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स पूछूंगी तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पास हुए, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए, ऐसे स्टूडेंट्स जो बोथ में पास हुए और ऐसे स्टूडेंट जो बोथ में फेल हुए, इन्हीं का तो टोटल कहलाएगा। जैसा मैंने ऊपर ही बताया था, सिर्फ चाय पीने वाले, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले और उसके बाद दोनों नहीं पीने वाले, यही तो 4 केसेस हो सकते हैं। तो अभी टोटल स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए वो कितने हैं, x हैं। जो टोटल स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए वो कितने हैं, y हैं। जो टोटल स्टूडेंट्स दोनों में पास हुए वो z हैं। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल होने वाला ऐसे एक भी स्टूडेंट नहीं है, यानी कि ये कितना है, 0 है। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20 और z की वैल्यू तो तुमको पहले से दी हुई थी 40 और ये +0। तो ऐसे में टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने आ गए, 70। कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, जो दोनों या फिर मैं कहूँ एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए, वो है 70। तुम चेक कर लो पीछे से आंसर, रुको अभी चेक कर लेते हैं तुम्हारे सामने। कौन सी एक्सरसाइज है ये आपकी, 2 मिनट 1.4 है आई थिंक, ठीक है। तो अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं और टेक्स्ट बुक के पीछे से फटफट टैली कर लो। 1 मिनट, हाँ ये देखो 1.4 एक्सरसाइज कहाँ है 1.4 एक्सरसाइज। देखो पहले वाले का आंसर वो टी और कॉफ़ी वाले का मेरा 5 आया था, देखो 5 आया। अभी वाले का आंसर मेरा देखो 70 आया था, देखो आया 70। फिर क्या हमने कोई कठिन फार्मूला लगाया, कुछ नहीं किया, फटाफट वेन डायग्राम बना रहे हैं और वेन डायग्राम के थ्रू हम अपना आंसर निकाल रहे हैं, डन। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 सीख चुके हो तो आपको ये चीज़ कठिन नहीं लगेगी, ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। इसमें कठिन लाए फिर आपको लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, क्लास 9th की बात की जा रही है, ठीक है। अब सुनो, क्लास 9th में जितने भी बच्चे हैं उस पर आप अपना ध्यान मत डालिए, इधर ध्यान दीजिए। 130 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारी हॉबी कितनी है, मतलब कौन सी है, रॉक क्लाइंबिंग। 130 स्टूडेंट्स ने रॉक क्लाइंबिंग को अपनी हॉबी कहा, ठीक है ना, रॉक क्लाइंबिंग को 130 ने। 180 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे हैं जिन्होंने स्काई वॉचिंग को अपनी हॉबी कहा। खैर चलो फटाफट इसका वेन डायग्राम बना लो।
मतलब टोटल यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। एक है आपका रॉक क्लाइंबिंग, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आरसी लिख देती हूँ, और एक है आपका स्काई वॉचिंग। 2 मिनट, अरे 2 मिनट, इसको ठीक बना लेते हैं, अच्छा नहीं बन रहा है। हाँ, एक ने बोला कि स्काई वॉचिंग एक दूसरी हॉबी है, ठीक है। खैर, तो ये स्काई वॉचिंग वालों का बना लिया। इसके लिए हमने सिंबल दे दिया x, इसके लिए दे दिया y, और ये जो दोनों वाले हैं उनके लिए दे दिया z। 130 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि हमारी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है। तो रॉक क्लाइंबिंग में वो बच्चे भी आएंगे जो ओनली वाले रॉक क्लाइंबिंग वाले हैं, प्लस वो बच्चे भी आएंगे जो आपके रॉक क्लाइंबिंग के साथ साथ स्काई वॉचिंग भी करते हैं। यानी कि 130 जो वैल्यू है वो x की वैल्यू नहीं है, वो x प्लस z की वैल्यू बेसिकली 130 है। सिमिलरली आपको बोला जा रहा है कि स्काई वॉचिंग करने वाले 180 बच्चे हैं, तो 180 y की वैल्यू नहीं है, y तो सिर्फ ओनली वाले हैं ना, तो 180 में वो ओनली वाले बच्चे भी आएंगे, प्लस जो बोथ कर रहे हैं वो भी आएंगे। यानी कि y प्लस z की वैल्यू आपके पास कितनी है, 180 है। अब क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं जो दोनों हॉबीज़ को फॉलो करते हैं। ऐसे 110 स्टूडेंट्स हैं जो बोथ हॉबीज़ को फॉलो करते हैं। यानी कि आपके पास ये जो इंटरसेक्शन है ना z, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 110। अब कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में करते आए, बस उठानी है, वैल्यू को डालना है। तो z की वैल्यू अगर यहाँ डालोगे सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। इस z की वैल्यू को अगर यहाँ डालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी कि x वो बच्चे हैं जो ओनली क्या करते हैं बताओ, रॉक क्लाइंबिंग। y वो बच्चे हैं जो ओनली क्या करते हैं, स्काई वॉचिंग। ठीक है। खैर, अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था वो एक बार देख लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज़। खैर, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और ना ही वो स्काई वॉचिंग करते हैं, जो दोनों में से कुछ भी नहीं करते। तो जो दोनों में से कुछ नहीं करते उनको ड्रॉ कहाँ करेंगे, पहले तो अपने सेट के आजू बाजू ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। जो कुछ नहीं करते, नथिंग, उन वालों को इस तरीके से बाहर शो करेंगे कि नथिंग वाले लोग ये हैं। अच्छा ठीक है, कर लेंगे, लेकिन मैडम इस नथिंग वाले की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल है, नथिंग वाले का एक ही लॉजिक होता है, या इस पूरे वेन डायग्राम के क्वेश्चन का एक ही लॉजिक होता है, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू ऐसे स्टूडेंट्स जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जो ओनली बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो बोथ कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, नन। तो अभी आपको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करने वालों की वैल्यू पता है क्या, हाँ मैडम वो तो 20 है। सिर्फ स्काई वॉचिंग वालों की वैल्यू कितनी है, 70 है। तो ये 20 प्लस 70, ऐसे बच्चों की क्या आपको वैल्यू पता है जो दोनों करते हैं, बिल्कुल हमको पता है, वो तो क्वेश्चन में खुद दी हुई थी, 110 बच्चे ऐसे हैं, तो यहाँ पे 110 आ जाएगा। क्या आपको ऐसे बच्चों की वैल्यू पता है जो कुछ नहीं करते, नहीं मैडम वो तो हमको निकालना है ना, जो कुछ नहीं करते। अच्छा ठीक है, फिर आपको टोटल पता होना चाहिए, तो टोटल हमको दिया है मैम, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। यानी कि क्लास 9th के 220 स्टूडेंट्स के बीच में सर्वे किया गया। तो यानी कि 220 स्टूडेंट्स बेसिकली आप लोगों के क्या हैं, टोटल हैं। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 220 आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो ये आ गया 220। अब कर लो कैलकुलेशन, तो 220 माइनस 20 प्लस 70 90, 90 प्लस 110 200, तो माइनस होके यहाँ 200 आ जाएगा। तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स की वैल्यू पता चल जाएगी जो कुछ नहीं करते। तो ऐसे कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट्स आ गए, 20 स्टूडेंट्स आ गए जो कुछ नहीं करते। देखो यही आपको क्वेश्चन में फाइंड भी करना था कि जो कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं करने वाले अपने पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 20। अच्छा आगे क्वेश्चन में देखो एक और चीज़ पूछिए, हाउ मैनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली।
अगर एक स्टूडेंट क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझता है ना तो उसको बहुत कन्फ्यूजन होता था इस क्वेश्चन में। मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है। उसको लगता था कि मैडम यहाँ पे आप पढ़िए ना, क्वेश्चन में तो पहले से दिया हुआ है रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे 180 हैं, तो वापस से काहे को पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। वो इसीलिए वापस से पूछ रहा है क्योंकि वो जो 180 वाली वैल्यू है वो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ओनली वाली वैल्यू नहीं है, वो रॉक क्लाइंबिंग प्लस बोथ हॉबीज़ वाली वैल्यू है। खैर, अभी तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे कितने हैं हम लोगों के पास। देखो कैलकुलेशन की थी ना हमने, और रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं हमारे पास 20, और ओनली स्काई वॉचिंग वाले हमारे पास कितने हैं 70। सो आंसर विल बी 20 20 70। ऐसे चेक कर लो आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे से आंसर देखो। ये देखो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग एंड जो कुछ नहीं करते 20, जो ओनली रॉक क्लाइंबिंग करते हैं 20, जो ओनली स्काई वॉचिंग करते हैं 70। बन गया सवाल। क्या मैंने कोई ऐसा लंबा लंबा स्टेटमेंट या कोई लंबी लंबी थ्योरी लिखी? नहीं, सादा सा 3 गोले बनाए, उनके आजू बाजू एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, इक्वेशन लिखी, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सिंपली हमने पुट किया और हमारा आंसर निकल कर आ गया, ख़त्म। तो ये वैसा रहता है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स उतने कठिन है ही नहीं जितना कठिन आप उनको बना लेते हो। खैर, मैं ये वाले क्वेश्चंस भी करके बता देती हूँ आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप, ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स, ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है कि मैडम आपने तो इजी वाले बता दिए, लेकिन आपके बताए हुए लॉजिक से तो जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम सेट के तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। ये नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक यूनिवर्सल है, इससे सारे सवाल तुम्हारे बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हीं 3 सवालों के लिए लॉजिक वैलिड था और अब मैडम इसके लिए देखिए वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। इनसे भी आपके बनेंगे। ठीक है, मैं लेकिन स्टेटमेंट सिर्फ एक सवाल का लिख कर दिखाऊंगी, बाकी सवालों का स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। इतना तो यार 9वीं कक्षा में आ गए हो, इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, स्टेटमेंट लिख सको। खैर चलो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्या बोला है? आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप में कितने लोग हैं 100% से। ठीक है, 72 लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर ओनली इंग्लिश लिख कर आता ना तो यानी वो एक्स की वैल्यू दे रहा है। अगर ओनली इंग्लिश लिख के आता, जो कि लिख के नहीं आएगा मैं जानती हूँ, लेकिन कोई भरोसा नहीं है ना। खैर, अगर ओनली इंग्लिश लिख कर आता तो वो एक्स की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख कर आया है? यहाँ पे वर्ड लिख कर आया हुआ है आप लोगों का इंग्लिश, है ना। यहाँ पे वर्ड क्या लिख के आया है? इंग्लिश। खैर, तो ओनली इंग्लिश वालों को हमने एक्स अज्यूम कर लिया, और जो बच्चे फ्रेंच बोलते हैं उन फ्रेंच बोलने वालों को मैंने यहाँ पे कितना अज्यूम कर लिया? आपका वाई। जो दोनों बोलते हैं उनको मैंने कितना अज्यूम कर लिया? जेड। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि 72% इंग्लिश बोलते हैं। उसने ये नहीं कहा कि 72% इंग्लिश बोलते हैं, उसने क्या बोला? 72% इंग्लिश बोलते हैं। अगर ओनली वर्ड लगा देता ना तो वो वैल्यू किसकी हो जाती? ये वैल्यू हो जाती एक्स की। क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें एक्स वाले लोग भी इंक्लूडेड है, ओनली वाले लोग भी इंक्लूडेड है, और बोथ वाले लोग भी इंक्लूडेड है। यानी कि ये जो आपको 72 वैल्यू दी हुई है, ये 72 किसकी वैल्यू है? x प्लस जेड की वैल्यू है 72। ठीक है, वैसे ही 43% आपके क्या कहते हैं? फ्रेंच। यानी कि अगर वहाँ पे वो ओनली फ्रेंच लिख देता तो y की वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पे उसने ओनली फ्रेंच नहीं लिखा है, वहाँ पे उसने लिखा है फ्रेंच। तो फ्रेंच में ओनली वाले भी आएंगे, बोथ वाले भी आएंगे, यानी कि y प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 43। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या बोला है बताइए करके कि ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। देखो इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। ठीक है, कि 100 लोगों में हर एक बंदा आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलता हो। ऐसा एक भी लड़का या ऐसा एक भी लड़की या ऐसा एक भी आदमी या एक भी औरत इसमें नहीं होगा, ठीक है, जो ना तो इंग्लिश बोलता है ना ही फ्रेंच बोलता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर तुम ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि ऐसे कितने पर्सन हैं जो दोनों में से कुछ नहीं बोलते, तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ऐसे लोग कितने हैं? 0। डायरेक्टली तो उसने ऐसा नहीं बोला कि ऐसे लोग 0 हैं, बट उसने देखो एक हिंट दी है, ईच वन आउट ऑफ 100% की एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कि हर एक बंदा या बंदी कम से कम एक लैंग्वेज को बोलेगा ही बोलेगा। नहीं बोलने वाले तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन क्या है, मैं नहीं कहती। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है उसके बाद में जाएंगे। यहाँ पे 100% आपको टोटल दिया है, मतलब आपके पास बेसिकली टोटल की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, टोटल की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इक्वेशन बनानी है, बात खत्म करनी है। क्या कुछ कठिन है इक्वेशन बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो, इक्वेशन बनाने के लिए क्या लॉजिक चलता है? एक ही लॉजिक चलता है, टोटल पर्सन्स, ठीक है, इक्वल टू ऐसे पर्सन जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं प्लस ऐसे पर्सन जो ओनली फ्रेंच बोलते हैं प्लस ऐसे पर्सन जो बोथ बोलते हैं प्लस ऐसे पर्सन जो नन बोलते हैं, मतलब जो कुछ नहीं बोलते। है टोटल पर्सन कितना दिया है? 100। ओनली इंग्लिश बोलने वाले आपको दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं। तो मैडम हम कैसे करें? अरे यार तो दिक्कत होगी, है ना। तो इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट मैडम कैसे सॉल्व करें? ये तो 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो हम अटक गए हमारी गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकाल लेते हैं आंसर। देखो, ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोगों को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है? एक्स। ओनली फ्रेंच बोलने वाले लोगों को हमने क्या अज्यूम किया है? वाई। और जो दोनों बोलते हैं उनको हमने क्या अज्यूम किया है? जेड। और जो कुछ नहीं बोलते, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐसे लोग कितने हैं? तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू कितनी आती है? 100 आती है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो, है ना, ठीक। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूँ और अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस। क्या इस बात से एग्री करते हो? ज़रूरी नहीं है एक्स को शिफ्ट करना, कोई दूसरा वेरिएबल भी कर सकते थे, बट मैंने एक्स को। अब ध्यान से ऑब्जर्व करें, y प्लस जेड की जगह क्या लिखा जा सकता है? 100 माइनस जेड। तो ये जो ऊपर में y प्लस जेड इक्वल टू 43 था, इसकी जगह मैंने लिख दिया 100 माइनस एक्स और ये इक्वल टू 43 वैसे का वैसे। अब मेरे को यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। 100 माइनस एक्स इक्वल टू 43, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, बात खत्म। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी? 50, यानी कि ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? 50। अब अगर मुझको मान के चलते हैं z की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँगी। x प्लस जेड बराबर कितना होता है? x प्लस जेड बराबर 72 होता है। x कितना है? 57। तो z अगर आप उसमें से माइनस कर देंगे तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी आपके पास? 15। तो नॉट 15, हाँ 15 ही। तो z हमने किसको अज्यूम किया था? जो बोथ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो बोथ लैंग्वेजेस यूज़ करने वाले लोग कितने हैं? 15, है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मैडम इसमें आप y निकालो, तो z की वैल्यू कितनी आ गई है? 15। यहाँ पे z की वैल्यू को 15 पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे तुम z की वैल्यू को कितना पुट कर दो? 15 पुट कर दो, तो ओनली फ्रेंच बोलने वालों की वैल्यू आ जाएगी 43 में से आप 15 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, कितनी आ जाएगी? 28, यानी कि 28। तो ओनली फ्रेंच बोलने वाले आपके पास कितने लोग हैं? 28 लोग हैं आपके पास। डन। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश वाले लोग कितने हैं? 57। ओनली फ्रेंच वाले लोग कितने हैं आपके पास? 20। और बोथ बोलने वाले कितने हैं? बोथ वाले बोलो कितने हैं? 15। अब एक बार आंसर पीछे से चेक करें, ठीक है। हम लोग कौन सी एक्सरसाइज की? अच्छा, ये तो प्रॉब्लम सेट है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 2 मिनट में निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? यहीं कहीं होगा। ये देखो प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 3, 57, 28 और 15 क्या मैच कर गया हमारा आंसर? अरे वाह, ये तो मैच कर गया। ये क्वेश्चन अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन को एक्सरसाइज में करवाए थे उनसे ये क्वेश्चन किस तरीके से आए? एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे ना, उसमें हमेशा आपको z की वैल्यू देखा था, तो आपके लिए x और y की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाता था। इस बार उसने z की वैल्यू नहीं दी, तो मैंने तुमको सिखाया कि किस तरीके से आप अदर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन में आते हैं। पहले ये 6th वाला कर लेते हैं, उसके बाद 4th वाले में आएंगे। देखो ध्यान से सुनना,
इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग। मतलब एक क्लास है जिसमें 28 स्टूडेंट्स हैं, उन 28 में से 8 बच्चों के पास डॉग है। तो पहली बात तो हमको ये पता चल गई कि आपके पास जो स्टूडेंट्स टोटल है वो बेसिकली आपके पास कितने हैं, सॉरी 28। एक वेन डायग्राम मैंने बनाया डॉग के लिए जिसको मैंने सिंबल दिया। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कैट है। ध्यान रखना ओनली वर्ड में लिखा है, अगर ओनली वर्ड लिखा रहता तो मैं एक्स की वैल्यू को 6 कह रही थी, बट ओनली नहीं लिखा है तो गलती से भी डॉग वाली वैल्यू को 6 मत ले लेना या 8 मत ले लेना। ठीक है, एक बनाया हमने कैट के लिए। एक आजू बाजू की ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर ऐसे लोग या ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पास ना तो कुत्ता है ना तो बिल्ली है, उनके पास कुछ नहीं है ना। है और ये बीच वाली जगह को हम लोग क्या ले लेते हैं, जेड। जेड का मतलब क्या है, जिनके पास डॉगी भी है उनके घर में, उनके घर में बिल्ली भी है, राइट। अब आगे पढ़ो। 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ। तो बोथ वाली वैल्यू इस बार हमको दी हुई है, मतलब बेसिकली जेड बराबर हमको कितना दिया हुआ है 10। इक्वेशन बनाओ। अगर मैं वो डॉग वाली इक्वेशन बनाती हूँ तो 8 बच्चे हैं डॉग वाले, और डॉग की इक्वेशन में क्या मैं ऐसा लिख दूँ x बराबर 8? नहीं, डॉग में आएगा x प्लस जेड बराबर 8। ठीक है, खैर मैं अभी हॉस्पिटल नहीं हूँ तो मैं हॉस्पिटल से ही वीडियो बना रही हूँ, तो बच्चों के रोने की आवाज़ें, अदर साउंड, ये सारी चीज़ें भी सुनाई आ सकती हैं बैकग्राउंड में, इसलिए मेरी वॉइस भी काफ़ी कम है ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। है, आगे बढ़ते हैं। कैट वाले कितने लोग हैं, कैट वाले 6 स्टूडेंट्स। तो मैं कैट को क्या y बराबर 6 कह दूँगी, ऑब्वियसली नो। y प्लस जेड बराबर हम लोगों का कितना होगा 6। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको z दिया है तो आपके लिए बहुत ही आसान कार्य है, यहाँ पे z पुट कर देते हैं 1 मिनट। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास ना तो डॉगी है ना तो बिल्ली है। तो यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये क्वेश्चन मैं तुमको दे रही हूँ होमवर्क करने के लिए, ये तुम करोगे। ठीक है, कर तो सकते हो ना, इतने सारे खाली हैं, आप तो कर सकते हो। चलो एक और में आगे मूव करते हैं। ऊपर का जो क्वेश्चन वर्क ये भी तुम्हारे होमवर्क के लिए है, मैं सिर्फ समझा देती हूँ कि कैसे करना। 73 है जो पार्क में प्लांट किए, 90 ऐसे हैं जो प्रज्ञा ने प्लांट किए, ठीक है, और 25 ऐसे ट्रीज हैं जो दोनों ने मिल के प्लांट किए। लो बताओ, और आपको ये बताने हैं हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय प्रज्ञा और पार्थ। यानी कि पार्थ और प्रज्ञा दोनों का मिलाकर टोटल भाई कितने पेड़ प्लांट किए। उसको इस बात से मतलब नहीं है जो सर्वेयर आया है कि पार्थ ने कितना प्लांट किया, प्रज्ञा ने कितना प्लांट किया, उसको इस बात से मतलब है कि पार्थ और प्रज्ञा दोनों ने मिला के टोटल कितना प्लांट किया। यानी कि यहाँ पे आपको बेसिकली क्या निकालना है, टोटल निकालना है। बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई जानकारी नहीं दी, जानकारी इन द सेंस जैसे हर क्वेश्चन में होता है ना कि कम से कम एक बच्चा तो ऐसा होगा ही होगा जो चाय पीता होगा, जो कॉफ़ी पीता होगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ना चाय पीता है ना कॉफ़ी पीता है। ऐसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती थी जिससे हम लोग नन वालों को 0 ले लेते थे। इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो नहीं पेड़ लगाने वालों को हम क्या अज्यूम करें। तो आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि पार्थ और प्रज्ञा ने मिलाकर ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो पार्थ और प्रज्ञा ने प्लांट ना किया, या तो पार्थ ने किया होगा, प्रज्ञा ने किया होगा, या तो दोनों के मिला के दोनों ने किया। इस क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी है नन वाले के बारे में कि नन वाले 2 लोग हैं, नन वाले 3 लोग हैं, नन वाले 4 लोग हैं, कि अदर्स ने इतना प्लांट किया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि नन वाले इस बार क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं आपको 0। तो अब टोटल निकालना है आपको। 70 प्लांटेड बाय पार्थ दिया है, यानी कि बेसिकली x प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी है 70। 90 प्लांटेड बाय प्रज्ञा दिया हुआ है, यानी कि y प्लस जेड की वैल्यू आपको दी हुई है 90, और z की वैल्यू बोथ वाली पूरी दी हुई है 25। अब बस पुट कर दो, आंसर तुम्हारे पास तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। ठीक है,
तो बस यहाँ पे हम लोगों का ये काम खत्म होता है। अब मैं तुमको स्टेटमेंट लिखना बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आना, आप अपना ड्रॉ वेन डायग्राम, जैसा मैंने बताया वैसा वेन डायग्राम प्यार से पहले तो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 2, वेन डायग्राम में हमने किसी को एक्स लिया है, किसी को वाई लिया है, किसी को जेड लिया है, तो एक्सप्लेन करना मैंडेटरी है कि व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, व्हाट इज जेड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक, ठीक है, ऐसा लिखना प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ओनली टी, ठीक है। तो उसको वैसे भी हम लोगों ने ओनली टी वालों को क्या अज्यूम किया हुआ है, एक्स, तो वहाँ लिखना एक्स। फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखना कि लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ओनली कॉफ़ी, तो ओनली कॉफ़ी वालों को क्या अज्यूम कर लिया है हम लोगों ने पहले ही, वाई, तो उनको वाई लिख देना। फिर हमने बोथ वालों को क्या अज्यूम किया हुआ है, बोथ वालों को हमने जेड अज्यूम किया हुआ है, तो वहाँ पे लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर पर्सन, जो भी क्वेश्चन में डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हु ड्रिंक बोथ बेवरेजेस या हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, जो भी स्टेटमेंट तुमको बनाना होगा, तो उनको हमने कितना अज्यूम किया है, उनको हमने अज्यूम किया है जेड। जैसे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन में जेड की वैल्यू दी हुई है, फिर एक ही क्वेश्चन है जिसमें वो नहीं दी, जिसका मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया, तो जो भी जेड की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे कभी 10 दिया है, कभी 20 दिया है, कभी 40 दिया है, कभी 50 दिया है, जो भी दी है क्वेश्चन में जेड की वैल्यू, वो यहाँ पे जेड की वैल्यू आप लिख देंगे, ठीक है, अगर दी है तो बराबर। अच्छा, अब मैंने पढ़ाते वक्त क्लियरली बताया कि जो भी आपको वैल्यू दी होगी कि ये लड़का टी पीने वाले बच्चे इतने, कॉफ़ी पीने वाले बच्चे इतने, तो उनको अपना एक्स और उनको अपना वाई अज्यूम मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो बोथ वाले को इंक्लूड करके करता है, ठीक है। अब ये 3 हो गया अपना, बराबर। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, आपको कुछ ना कुछ जानकारी टोटल स्टूडेंट्स या टोटल पर्सन के बारे में दी है, अगर दी है तो अच्छी बात, नहीं दी है तो क्वेश्चन मार्क लिख कर आगे बढ़ जाना। अगर दी है कि एक क्लास में 220 बच्चे हैं तो लिख देना टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 220। अगर ऐसा लिखा है कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो लिख देना टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 50, अगर दिया है तो। उसके अलावा एक जानकारी ऐसी भी हमें लिखनी है, मैंने बताया ना एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जिसमें ये लिख कर आए कि ऐसे मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीने वाले बच्चे के लिए, तो एक ऐसा लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टू डोंट ड्रिंक, नॉट ड्रिंक इधर कॉफ़ी और टी, जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। तो कई बार आपको इसके बारे में डेटा ज़ीरो दिया है, क्या सभी फ्रेंच और इंग्लिश वाला एग्जाम्पल था कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एक भी लैंग्वेज नहीं बोलता, तो ऐसे केस में हमने क्या कर लिया, उसको ज़ीरो मान लिया। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझना होगा। कई बार क्वेश्चन में एक ऐसा डेटा दिया हुआ रहता है जिसमें ये बताया जाता है, जैसे पार्थ और प्रज्ञा वाले में जिसमें बताया ही नहीं था कि वो पार्थ और प्रज्ञा के अलावा भी वहाँ पे कोई है क्या, और ना ही ऐसा पूछा गया था, ना ही टोटल दिया गया था, तो हमने उनको ज़ीरो अज्यूम कर लिया। अगर कुछ डेटा दिया है तो उसकी वैल्यू पुट करो, अदरवाइज इसी को। ये हो गई स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में इक्वेशंस को फ्रेम करो, जैसे कि मैंने करके दिखाया है हर इसमें। स्टेप नंबर 4 में उन इक्वेशंस को सॉल्व करो, और स्टेप नंबर 5 में वो इक्वेशन लगाओ बड़ी सी, बोलो क्या कि टोटल इज इक्वल्स टू ऐसे स्टूडेंट जो कॉफ़ी वाले, ऐसे स्टूडेंट जो पीने वाले, ऐसे स्टूडेंट जो बोथ वाले, और ऐसे स्टूडेंट जो नन वाले। डन। इसमें जो भी वैल्यूज़ आपको पता है इनपुट करो, और ऑब्वियसली स्टेप नंबर 6 में जो भी तुम्हारा ट्रू फाइंड है उसको निकाल कर अपना आंसर रिपीट कर दो, खत्म। तो बस स्टेटमेंट लिखने का गेम होता है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, उसमें स्टेटमेंट्स ही वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। डायरेक्ट तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अगर MCQ आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व करेगा, उसमें स्टेटमेंट्स लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो इस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। टोटल 6 सवाल थे प्रॉब्लम सेट और एक्सरसाइज को मिलाकर। तो इसमें एक एक सवाल बनाते जाओ और एक एक सवाल में भी चेक करते जाओ। चेकिंग कराते वक्त ध्यान रखना स्टेटमेंट्स प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल इस